नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान के अपवाह तंत्र में पहला भाग अपन कर चुके थे, जिसमें अपन ने अरब सागर अपवाह तंत्र पूरा किया था, जिसमें लूणी नदी, माही नदी, साबरमती इनको पूरा किया था। अब आते हैं अपन दूसरे भाग पे। दूसरा कौन सा था? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कितना जल जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है राजस्थान से? 23%। अब इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वह कौन कौन सी है? चंबल, बाणगंगा और गंभीर। अब मुख्य रूप से चंबल ही है। बाणगंगा और गंभीर जो है यह बहुत ज़्यादा बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन चंबल जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी। पहले हमने बताया था कि लूणी नदी, लूणी के बाद माही, माही के बाद तीसरी जो है वो कौन सी है? चंबल नदी। अब चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी है? काली सिंध, कुराल, बामणी, मेज, पार्वती और बनास। चंबल की सहायक नदियां प्रमुख कौन कौन सी है? काली सिंध, कुराल, बामणी, मेज, पार्वती और बनास। अब दोस्तों, यह जो नदियां हैं इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे काली सिंध की हो जाएगी आहू और परवन। अब दोस्तों, अपना जो गागरोन गढ़ का किला है, गागरोन गढ़ का जो किला है वह काली सिंध और आहू के किनारे स्थित है। और दोस्तों, इसी चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी, राजस्थान की जो प्रमुख सबसे सहायक नदी है वह है बनास। बनास का दोस्तों राजस्थान में यह पूरी तरीके से राजस्थान की नदी और पूरी तरीके से राजस्थान में रहने वाली नदी जो सबसे लंबी है वह कौन सी नदी है? बनास नदी। और बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बेड़च, कोठारी, खारी, मोरैल, जो प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल। अब चंबल मैंने जैसे पहले भी बताया था कि राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी। राजस्थान की सभी नदियां क्या है? बरसाती नदियां। उनमें सबसे प्रमुख एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों शुरू करते हैं अपन चंबल नदी से। दोस्तों, चंबल नदी, किसी भी नदी के अंदर दोस्तों 5 चीज़ें जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिन पे हमारे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, उसके बाद उसका अपवाह क्षेत्र या किन किन जिलों से होके वो निकलती। तीसरी चीज़ उसका संगम स्थल, किस नदी में जाके अपना जल विसर्जित करती है, किसके साथ जाके वो मिल जाती। इसके बाद चौथा उसकी सहायक नदियाँ, और पांचवा कोई उस पर विशेषता है, जैसे उसके उपनाम हैं या फिर उसका कोई उस पर कोई महत्वपूर्ण बांध है वो चीज़। तो ये 5 चीज़ों पे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसका उद्गम स्थल, अपवाह क्षेत्र, संगम स्थल, इसके बाद उसकी सहायक नदियाँ, और 5वां क्या हो जाएगा? उसके कोई विशेषता, बांध है, उपनाम है, ऐसे। तो दोस्तों, चंबल नदी जो है, चंबल नदी का सबसे पहले उद्गम स्थल कहाँ पे आता है? उद्गम आता है जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के महू के पास। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी स्थित है। यह मालवा के पठार पे स्थित है। वहाँ से यह नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। तो दोस्तों, आते हैं चंबल नदी में। अब चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? महू में। महू के पास में जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। अब जानापाव की पहाड़ियों में चंबल नदी उद्गम होती है। उद्गम होने के बाद में ये उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान के अंदर यह प्रवेश करती है चौरासीगढ़ गांव के पास। चौरासीगढ़ गांव कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। अब दोस्तों, जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, इससे पहले इस पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा? गांधी सागर बांध। अब ये गांधी सागर बांध जो है ये राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम। इसके बाद दोस्तों, अगला राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यह इस पर एक और बांध बना हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में 3 बांध जो है वो प्रमुख है। कौन कौन से? एक तो जाखम,
दूसरा अपना माही बजाज सागर, तीसरा अपना राणा प्रताप सागर। जाखम बांध जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। माही सागर बजाज बांध जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और तीसरा राणा प्रताप सागर बांध, यह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है या जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो ये 3 बांध आपको ध्यान रखने हैं। जाखम सबसे ऊंचा, माही बजाज सागर सबसे लंबा और सबसे बड़े क्षेत्र में जो फैला है वह राणा प्रताप सागर। अब राणा प्रताप सागर जो है यह दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ स्थित है, रावत भाटा में। अब रावत भाटा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए या न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र के लिए। वहाँ पर रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है या वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, उसी के लिए यह राणा प्रताप सागर बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों इसकी एक सहायक नदी आती है बामणी। बामणी जहाँ मिलती है वहाँ पर इन दोनों के संगम स्थल पे भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, भैंसरोडगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है, बामणी नदी के। और ये किसकी सहायक नदी है, अपनी चंबल नदी की। फिर दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी जुड़ती है इसमें काली सिंध, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। काली सिंध की एक प्रमुख सहायक नदी है आहू, ठीक है। काली सिंध की एक प्रमुख सहायक नदी आहू और काली सिंध का संगम स्थल पर अपना गागरोन दुर्ग बना हुआ, झालावाड़ में स्थित गागरोन दुर्ग जो राजस्थान का एक जल दुर्ग है। 2 नदियों के संगम स्थल पर यह बना हुआ है, आहू और काली सिंध। कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग। इसके बाद दोस्तों इसकी एक और सहायक नदी जुड़ती है इसमें, परवन। अब परवन जो है यह भी उद्गम होता है इसका मध्य प्रदेश में मालवा पठार पे। राजस्थान में यह प्रवेश करती है 12 जिले में। अब 12 जिले में जहाँ प्रवेश करती है वहाँ पर इस पर स्थित एक शेरगढ़ अभ्यारण्य है। इस पर क्या स्थित है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो आपको ये याद रखना है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है, परवन। अब परवन काली सिंध जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, आहू परवन। यह चंबल नदी में कहाँ पे मिलती है, नानेरा कोटा में जो स्थित है, नानेरा में कोटा में यह इससे मिल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों इसकी एक और सहायक नदी, चंबल की एक और सहायक नदी है कुराल, जिसका उद्गम होता है ऊपरमाल के पठार में। इसका उद्गम कहाँ होता है, ऊपरमाल के पठार। और ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और इसकी सहायक नदी जुड़ती है मेज। मेज का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ होता है, बीजासड़ की पहाड़ी। यह भी कहाँ स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ऊपरमाल का पठार भी भीलवाड़ा में स्थित है, बीजासड़ की पहाड़ी भी कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से 2 नदियाँ इसके अंदर, इसकी 2 सहायक नदियाँ इसमें मिलती है, कुराल और मेज। फिर दोस्तों इसमें एक और नदी मिलती है पार्वती। पार्वती इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, इसका उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। इसके बाद दोस्तों अपनी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी बनास, राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी बनास, वह जुड़ती है, वह मिलती है ये चंबल में। कहाँ पर मिलती है, रामेश्वर धाम में, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में स्थित है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम दोस्तों एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जो एक त्रिवेणी संगम भी है। त्रिवेणी संगम क्या होता है, जहाँ 3 नदियाँ आके मिलती है। मैंने पहले भी आपको राजस्थान का एक महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम बताया था, बेणेश्वर धाम, जहाँ 3 नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी, माही, जाखम और सोब। तो ऐसे ही रामेश्वर धाम भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है, आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब रामेश्वर धाम में 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती है, चंबल, बनास और सीप। कौन कौन सी, बनास, चंबल और सीप। अब रामेश्वर धाम जो है यहाँ शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है और साथ ही साथ में यहाँ हर वर्ष एक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ हर वर्ष एक मेला भरता है। अब दोस्तों यह मीणाओं का एक पवित्र स्थान है, ठीक है।
तो यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा? रामेश्वर धाम। इसके बाद दोस्तों चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यह राजस्थान से होते हुए कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में जाके मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी, यमुना गंगा की सहायक नदी, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। तो दोस्तों इसका जो मार्ग है वो स्पष्ट है। इसके बाद इसके जो प्रमुख बातें हैं जो मैंने भी बताई थी कि किसी भी नदी से जुड़े हुए 5 जो प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो उसका उद्गम स्थल, उसके बाद उसका अपवाह क्षेत्र, इसके बाद तीसरा इसका क्या आ जाता है अपना संगम स्थल, चौथा आ जाएगा उसका सहायक नदियाँ, और पांचवा क्या आ जाता है उसकी कोई विशेषता। तो दोस्तों इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह यहाँ स्पष्ट है। इसके बाद इसके जो प्रमुख 4 अन्य बिंदु है उसको हम अब वापस डिस्कस करेंगे। तो इसकी सहायक नदियां जो है प्रमुख कौन कौन सी है? बामनी, ठीक है, जिसके किनारे भैंसवाड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इसके बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद कुराल, कुराल के बाद मेज, मेज के बाद पार्वती, पार्वती के बाद सबसे महत्वपूर्ण बनास, बनास और सीप। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर और साथ ही साथ में इसके उद्गम संगम और इसके अपवाह क्षेत्र पर। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या कौन सा है? जानापाव की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है? महू मध्य प्रदेश में, या कह सकते हैं विंध्याचल की जो पर्वत है वहाँ पर चंबल नदी का उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ियों में? जानापाव की पहाड़ी में। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक चंबल नदी का उद्गम स्थल, दूसरा लूणी नदी का उद्गम स्थल, जो कहाँ होता है? अजमेर में। कौन सी पहाड़ियों में? नाग पहाड़ी। इसके बाद तीसरी नदी आती है एक बनास, बनास जो चंबल की सहायक नदी है। बनास का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनेर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। आपको याद होगा महाराणा प्रताप का सबसे प्रमुख युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध, जो कहाँ से लड़ा गया था? खमनेर से। इसके बाद दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र। अब अपवाह क्षेत्र राजस्थान में इसका कहाँ कहाँ है? हम सिर्फ राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ गांव के पास। उसके बाद कोटा होते हुए, बारां होते हुए कहाँ निकल जाती है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये सीमा भी बनाती है, और जब सीमा बनाती है तो 3 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब दोस्तों आपने चंबल के डाकुओं के बारे में सुना होगा, चंबल के डाकुओं के बारे में। अब चंबल के डाकू जो थे वो इसी के अपवाह क्षेत्र में, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में रहते थे। मैंने जब आपको पूर्वी मैदान बताए थे तो चंबल बेसिन के बारे में बताया था, तब आपको बीहड़ क्षेत्र के बारे में बताया था, या डांग या खादड़, ठीक है। बीहड़ क्या होता है? नदी जो है अपना जल जब लेके जाती है तो भूमि में या जमीन में बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। उस बड़े बड़े गड्ढों वाली भूमि को अपन क्या बोलते हैं? बीहड़, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती, एकदम कटी फटी सी भूमि होती है। तो बीहड़ जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से किन जिलों में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। किसके लिए? बीहड़ के लिए जाने जाते हैं ये। और चंबल नदी में सबसे ज़्यादा बीहड़ पाया जाता है। इसे दोस्तों अंग्रेजी में बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैड लैंड टोपोग्राफी। ठीक है। उद्गम हो जाएगा ओरिजिन, अपवाह क्षेत्र जो हो जाएगा ड्रेनेज बेसिन, और संगम स्थल क्या हो जाएगा? माउथ। इसके बाद इसकी विशेषताएं जो खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसके उपनाम, उपनाम में पुराणों के अंदर इसको चर्मणवती नाम, या प्राचीन जितने भी साहित्य रहे हैं उसमें इसका नाम था चर्मणवती। कुछ जगहों पे इसे कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन है? तो चंबल नदी। इसके बाद यह 12मासी नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो 12मासी है, मतलब वर्ष भर बहती है। इसके बाद इस पर जो प्रमुख बांध है, प्रमुख बांध इस पर 4 प्रमुख बांध है। कौन कौन से? गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 1959 में बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 1960 में राजस्थान के अंदर किस बांध का निर्माण किया गया? कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ स्थित है? कोटा में।
कोटा बैराज को राजस्थान का सिंचाई बांध भी कहते हैं। सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सिंचाई बांध कौन सा है, तो वो है कोटा बैराज। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र वाला बांध राणा प्रताप सागर, यह कहाँ स्थित है, यह रावत भाटा में स्थित है या चित्तौड़गढ़ जिले में। अब इस बांध को 1970 में बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों एक और बांध है जवाहर सागर। जवाहर सागर भी कहाँ स्थित है, कोटा बैराज के पास ही या कोटा में स्थित है। तो दोस्तों इस पर 4 जो प्रमुख बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इसके बाद दोस्तों यह जो नदी है यह कुछ संरक्षित जीवों के लिए भी जानी जाती है। इसी नदी पर दोस्तों चंबल राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। तो ये आप एक ध्यान रखना कि चंबल, ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य यह एक नेशनल पार्क या एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अभी हम आगे की क्लासों में देखेंगे कि एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। तो आप ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य है, यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके अंदर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ चंबल में गांगेय डॉल्फिन, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है या एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, गांगेय डॉल्फिन या डॉल्फिन। तो दोस्तों इसकी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित जीव कौन कौन से, घड़ियाल और गांगेय डॉल्फिन, जो इसमें जिनका इसमें संरक्षण किया जाता है। अब दोस्तों इसकी सबसे प्रमुख, अब दोस्तों चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी बनास पे आता है। बनास दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरीके से राजस्थान में है, या राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र वाली जो पूरी राजस्थान में वो नदी है। मैंने दोस्तों एक बात आपको बताई थी कि राजस्थान में सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली जो नदी है वह कौन सी है, चंबल, और सबसे छोटे अपवाह क्षेत्र वाली जो नदी है वह कौन सी है, माही। ठीक है, सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी राजस्थान में कौन सी है, चंबल, और सबसे छोटे अपवाह क्षेत्र वाली नदी माही। अब दोस्तों हम आते हैं चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी बनास पर। दोस्तों बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरीके से राजस्थान में, वह कौन सी है, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, खमनेर की पहाड़ियाँ या राजसमंद जिले में। खमनेर की पहाड़ी या राजसमंद जिला, ये आपको खमनेर याद है, खमनेर का युद्ध, कौन सा युद्ध, खमनेर का युद्ध कहाँ हुआ था, हल्दी घाटी में, या हल्दी घाटी के युद्ध का एक और नाम है खमनेर का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। तो खमनेर की पहाड़ियों में किसका उद्गम स्थल है, बनास का। इसके बाद इसकी सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है बेड़च। बेड़च कहाँ पे निकलती है, गोकुंदा की पहाड़ियों से, जो कहाँ उदय स्थित है, उदयपुर में। गोकुंदा की पहाड़ियों से बेड़च निकलती है और बनास नदी के अंदर बिगोद में आके मिलती है। बिगोद कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। अब दोस्तों यहाँ पर एक और नदी आके इनके साथ मिलती है, मेनाल, और यह तीनों जो है मेनाल, बेड़च और बनास, यह एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं, त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिगोद त्रिवेणी संगम, जहाँ मेनाल, बेड़च और बनास ये तीनों आके मिलती है। इसके बाद दोस्तों इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, दिवेर की पहाड़ियों में, जो कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में। अब दोस्तों यह कोठारी नदी जो है, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है, मेजा बांध, जो कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। यह मेजा बांध जो कहाँ स्थित है, ये भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, कोठारी नदी वह किसकी सहायक नदी है, बनास की। इसके बाद इसकी जो प्रमुख एक और सहायक नदी वो आती है, वो मानसी। अब मानसी जो है इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है खारी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, बिजराल की पहाड़ियों में, जो कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में। बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम स्थल है, जो किस में आके मिलती है, मानसी। अब मानसी ढाई के साथ में
बनास नदी में कहाँ मिलती है? राजमहल नाम के स्थान पर। राजमहल स्थान पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियों द्वारा? ढाई, मानसी और बनास द्वारा। यह कहाँ स्थित है? टोंक जिले में। तो दोस्तों बनास द्वारा 3 महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम बनते हैं। एक बनता है बिगोद में, ठीक है, मेनाल, बेड़च और बनास के द्वारा। दूसरा बनता है राजमहल में, ढाई, मानसी और बनास द्वारा। तीसरा बनता है चंबल के साथ, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चंबल, बनास और सीप। यह कहाँ बनाते हैं? सवाई माधोपुर में। इसके बाद दोस्तों इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी जो आती है वो आती है मुरैल। मुरैल पर एक बांध स्थित है, मुरैल बांध। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल बांध कौन सा है? बिलासपुर बांध, जो किस पर स्थित है? बनास नदी पर। यह दोस्तों जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक इन जिलों में पेयजल जो है वह सप्लाई करता है। तो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण बांध है बिशलपुर का बांध, जो जयपुर में पेयजल की आपूर्ति करता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल आपूर्ति का बांध है। ठीक है दोस्तों, अब चंबल जो अब ये बनास नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और चंबल में कहाँ जाके मिल जाती है? रामेश्वर धाम में। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आती है कि बनास जो है इसके उपनामों में इसे वन की आशा कहते हैं। बनास का उपनाम क्या है? वन की आशा, वन की आशा या वनासा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वन की आशा कौन सी नदी है? बनास। ठीक है दोस्तों, इस पे जो महत्वपूर्ण बांध है, इस पे जो महत्वपूर्ण बांध है वो कौन कौन से हैं? बिशलपुर बांध। बिशलपुर के साथ में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अभी बांध बनाया गया है, वो है ईसरदा बांध, जो इस बिलासपुर बांध की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कौन सा? ईसरदा बांध। इसके अलावा 2 जो महत्वपूर्ण बांध इस पर और स्थित है, मेजा बांध और मुरैल बांध। ठीक है, तो दोस्तों 4 महत्वपूर्ण बांध, बिशलपुर बांध, ईसरदा बांध, मेजा बांध, मुरैल बांध। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर स्थित है और मुरैल बांध मुरैल नदी पर ही स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण नदी बनास नदी, यह किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल में रामेश्वर धाम में जाके मिल जाती। इसके बाद दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में 2 नदियां और हैं, एक तो बाणगंगा और दूसरी अपनी गंभीरी। अब उन्हें देखते हैं। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में अगली महत्वपूर्ण नदी आती है बाणगंगा। अगली महत्वपूर्ण नदी आती है बाणगंगा। बाणगंगा का दोस्तों एक और नाम है अर्जुन की गंगा। बाणगंगा या अर्जुन की गंगा। अब दोस्तों इसका उद्गम जो होता है बैराठ की पहाड़ियों। बैराठ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। दोस्तों बैराठ के अंदर हमें ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है। ऐतिहासिक रूप से कुछ पुरातात्विक स्रोत भी मिले जो अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण है। और साथ ही साथ में बैराठ के अंदर हमें एक पुरातात्विक स्थल भी मिला है। तो मैंने इतिहास में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया। तो बैराठ किसका उद्गम स्थल है? बाणगंगा नदी का। इसका अपवा क्षेत्र कहाँ फैला है? जयपुर, दौसा और भरतपुर में। भरतपुर से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसका संगम किससे हो जाता है? यमुना नदी से। ये यमुना की एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है? यमुना से। राजस्थान में ये जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बहती। इस पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण बांध है जमवा रामगढ़ बांध, जो जयपुर में पेयजल की सप्लाई करता है। जमवा रामगढ़ बांध। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या केवलादो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी पर स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। यह किस नदी पे स्थित है, किसके लिए जाना जाता है? तो यह प्रवासी पक्षियों के लिए,
या पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग। इसका एक अन्य नाम भी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में। कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्षी जो है वह कौन सा है? साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्षी यहाँ आता है। पक्षियों की शरण स्थली या पक्षियों का स्वर्ग या केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, यह सब कहाँ पे? भरतपुर जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, ये घना राष्ट्रीय उद्यान जो है किस पर स्थित है? बाणगंगा नदी पर। इसके बाद दोस्तों अगली नदी आती है गंभीर। गंभीर का उद्गम स्थल जो है नादोती की पहाड़ियों में। कहाँ पे है? नादोती की पहाड़ी में। और इसका अपवाह क्षेत्र करौली और भरतपुर क्षेत्र में फैला, भरतपुर जिलों में फैला है। इसका संगम किससे होता है? यमुना से ही, उत्तर प्रदेश में। अब इस पर जो एक बांध बना हुआ है इसका नाम क्या है? पांचना बांध। पांचना बांध के साथ में खास बात है कि राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध। राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, मिट्टी से बना सबसे बड़ा। तो दोस्तों अपना बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र यहां होता है पूरा। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं राजस्थान के आंतरिक प्रवाह नदियों पे। राजस्थान के अंदर जो नदियां बहती है और वहीं खत्म हो जाती है उन नदियों। तो दोस्तों अपने अपवाह तंत्र के तीसरे भाग आंतरिक प्रवाह की नदियों पे, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती है। राजस्थान का लगभग 60% जल किनके द्वारा बहाया जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियों द्वारा। हमने पहले देखा था कि राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर राजस्थान में सबसे अधिक आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती है। अब जो सबसे प्रमुख नदियां हैं जिन पे हमारे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल बनते हैं, जो वास्तव में थोड़ी बहुत हम नदी के रूप में पहचान सकते हैं, वो जो है वो अपन करेंगे। इसमें सबसे पहली जो है रूपारेल नदी। अब रूपारेल का जो उद्गम होता है यह होता है उदयनाथ की पहाड़ी में। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। अब आपको ये ध्यान रखना है, अलवर जिला। आपको ये ध्यान रखना है, सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ रूपारेल नदी का उद्गम स्थल। अब दोस्तों इसके रूपारेल के अन्य नाम जो स्थानीय नाम है वह क्या है? लसवारी और वरहा नदी। लसवारी और वरहा नदी। ध्यान रखना है कि वरहा नदी कौन सी नदी है? रूपारेल। और यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है और यह दोस्तों अलवर जिले से भरतपुर जिले में प्रवेश करती है और बहुत ही जल्द खत्म भी हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जैसे मैंने पहले बताया था, यह अपना जल जो है किसी सागर या किसी बड़ी झील के अंदर विसर्जित नहीं करते, यह रास्ते में ही कहीं खत्म हो जाती है। तो पहली जो नदी थी रूपारेल। रूपारेल के बाद में दूसरी नदी आती है मेंथा नदी। यह दोस्तों इसका उद्गम जो होता है मनोहरपुर गांव जयपुर में। कहाँ उद्गम होता है इसका? मनोहरपुर गांव जयपुर में। और ये सांभर झील में अपना जल ले जाके विसर्जित कर देती है। यह किस झील में अपना जल विसर्जित करती है? मेंथा सांभर झील में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है, यह महत्वपूर्ण है कि सांभर झील में जल छोड़ने वाली नदी कौन सी है? मेंथा। इसके बाद दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण नदी आ जाती है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? खांडेला की पहाड़ी। कहाँ पर? खांडेला की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। खांडेला की पहाड़ी जो कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। अब दोस्तों यह शेखावटी क्षेत्र की आंतरिक प्रवाह की नदी है जो सीकर, झुंझुनू और चूरू में बहती है। सीकर, झुंझुनू और चूरू में, चूरू की सीमा पे आके यह समाप्त हो जाती। कांतली नदी के किनारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर क्या है? ये पुरातात्विक स्थल।
आपको ये ध्यान रखना है, कांकली नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल भी है, गणेश्वर। इसके बाद दोस्तों अपना महत्वपूर्ण आती है, पहले देख लेते हैं कांकनी नदी, ठीक है, फिर आएंगे घग्गर पे। कांकनी नदी, कांकनी नदी जो है यह कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव में। कहाँ पर? कोटड़ी गांव, जैसलमेर जिला। और दोस्तों यह जो है बहुत ही बरसाती नदी है। अगर दोस्तों यह एक पूरी तरीके से, दोस्तों यह नदी जो है पूरी तरीके से बरसात में निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी हुई तो यह अच्छी दूरी तय करती है, अगर अच्छी नहीं हुई तो ये बहुत ही जल्द खत्म भी हो जाती है। कौन सी नदी? कांकनी नदी और या कांकनेय नदी, कांकनी या कांकनेय। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना, कांकनी और कांतली, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांतली नदी जो है वो सीकर जिले में खांडेला की पहाड़ियों में निकलती है और कांकनी जो है जैसलमेर जिले में। ठीक है दोस्तों, नदियों के उद्गम स्थल से जुड़े हुए अगर सवाल आए, मैच द फॉलोइंग की सुमेलित कीजिए, 4 आपको उद्गम स्थल दे देंगे और 4 नदियों के नाम दे देंगे, तो कांतली और कांकनी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब दोस्तों आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वह कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह मृत नदी कहलाती है या यह वैदिक नदी भी कहलाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। मृत नदी इसलिए कहलाती है क्योंकि यह क्या है, वर्तमान समय में इसका जो मार्ग है यह हमें बहुत अधिक पता नहीं चलता है, या कह सकते हैं ये कहाँ शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है यह पता नहीं चलता। फिर भी दोस्तों इसका उद्गम स्थल जो होता है वो हिमालय में होता है। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कौन सी नदी का उद्गम जो है हिमालय में होता है, राजस्थान की कौन सी नदी का उद्गम हिमालय में होता है, तो वह कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ होता है? शिवालिक की पहाड़ियों में। इसके बाद दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले में बहती है और भटनेर के पास आके यह क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगर दोस्तों इसमें कभी अच्छी बारिश हो और अच्छा पानी आए तो इसका जल जो है पाकिस्तान तक भी पहुंच जाता है। हनुमानगढ़ जिले से होते हुए गंगानगर जिला पार करेगी और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा तक भी यह पहुंच जाती है। तो दोस्तों घग्गर नदी, इसका वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम प्राचीन काल में सरस्वती था, या ये सरस्वती के मार्ग में ही बहती है। इस नदी के किनारे दोस्तों अपना पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल है। कौन सा? पीलीबंगा। और दोस्तों इस नदी के किनारे अपना सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कालीबंगा स्थित है। मैंने आपको जब अपने प्राचीन सभ्यताएं बताई थी तब यह बताया था कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता। तो वह भी आपको ध्यान रखना है। किस जिले में यह बहती है? हनुमानगढ़ जिले में। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना नदियों का जो चैप्टर है यह होता है पूरा। नदियां आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, समझिए, कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क कीजिए। सवाल क्या पूछा जाता है? या तो उद्गम स्थल पे, या अपवाद क्षेत्र पे, या संगम स्थल पे, साथ ही साथ में सहायक नदियों पे, या कोई विशेषता, वो जो मैं आपको सब बता चुका हूँ। इससे बाहर सवाल जाना नहीं है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।